नमस्कार, जिंदाबाद। पिछले सालों की तरह इस साल भी हमने आपके सामने जो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो समिट हो रहा है राष्ट्र संघ का, UNFCCC बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको 28वां सम्मेलन जो दुबई में शुरू हो गया है 30 नवंबर से, उसके बारे में जानकारी लेके आपके सामने हाजिर हो रहा है। ये पहला जानकारी का है जो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रधान मुद्दा इसमें चर्चा में है, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉन्टेस्टेशन होगा, चर्चा होगा, झगड़ा भी होगा, हो रहा है ऑलरेडी, कुछ एग्रीमेंट होगा जो होना शुरू हो गया, और क्या क्या मुद्दा सबसे ज़रूरी है और कहाँ हम पहुँच रहा है। जब कॉन्फ्रेंस चलेगा तब हम और 2 ऐसे अपडेट लेके आपको सामने आएंगे पीरियडिकली, और कॉन्फ्रेंस 12 तारीख समाप्त होने के बाद एक पूरा सम अप करके आपके सामने पूरा उससे क्या मिला, क्या आगे बढ़ा, कहाँ नहीं हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ और क्या करना चाहिए, ये आपके सामने आएंगे। लेकिन ये सब चर्चा के पहले हमें एक चीज़ देख लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का संकट किस आकार, किस रूप धारण कर रहा है। आप देख चुके होंगे इस साल भारत में, हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, जुलाई का महीना में भयंकर बारिश, भयंकर तबाही मचा, और ये दोनों चीज़ मिला हुआ था। क्लाइमेट चेंज का चलते भी था, साथ साथ जो डेवलपमेंटल डिजास्टर, मतलब अनप्लान्ड रास्ता बनाना, पहाड़ को तोड़ फोड़ करना, साथ साथ भयंकर बारिश, और इसके चलते क्योंकि उस टाइम मानसून का ट्रॉप, इतनी गर्मी था उस टाइम देश में, जो मानसून का जो फ्रंट था वो पूरा उस हिमालय का ऊपर हिस्सा में आ गया था, जो जनरली होता नहीं है मानसून का कभी। ये क्लाइमेट चेंज का सीधा ताल्लुक है। ऐसे ही आप जस्ट कुछ दिन पहले, 1 महीना से थोड़ा पहले, सिक्किम में भयंकर जो तबाही मचा, जिससे बड़ा सा एक विदांग चुंगथाम का जो 1200 मेगावाट का डैम टूट गया, जिसको भयंकर तबाही मचा। ये भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ऊपर जो गर्मी का चलते बहुत बर्फ़ पिघल के लेक का जो माधन, जो उसको बैरियर था, उसको तोड़ दिया, और उसके चलते नीचे बहुत पानी एक साथ आया और पूरा कंक्रीट का डैम को तोड़ के नदी को बहा के लेके चला गया। ऐसे ही हीट वेव का चक्कर हमें इस बार बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। पूरा यदि देखेंगे, सिर्फ ये भारत में नहीं, ये चीन में, दक्षिण एशिया में, यूरोप में हीट वेव का जो एक दौरा पड़ा, एक के बाद हीट वेव का दौरा पड़ा। उत्तर दिशा में, उत्तर का देश में भी करीब 39, 40, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। अभी जहाँ दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण अफ्रीका में जहाँ अभी सर्दी का मौसम है, वहाँ 2 दिन पहले 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर काफ़ी जगह में रहा। 46, 45 काफ़ी जगह में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस साल एंटार्क्टिका में सबसे कम बर्फ़ जमा सर्दी का मौसम में, और ये जो चलते जा रहा है, आप देखेंगे जो पेरिस एग्रीमेंट जो सभी देशों ने एग्री किया था, उसमें बताया गया था ये 2100 तक, मतलब इस सदी का अंत तक पूरी धरती का तापमान का जो बढ़ेगा वो 2 डिग्री से काफ़ी नीचे रखने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, और 1.5 डिग्री के अंदर रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार का सारे डेटा आप देखिए, आंकड़ा देखिए, नासा का देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संस्थान को देखिए, सभी ने बोल रहा है, कोपरनिकस जो यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको डेटा देखिए, सभी से पता चल रहा है इस साल शायद पहला बार होगा जो पूरी साल का एवरेज औसतन टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बड़ा होगा, और ये पहला साल होगा। लेकिन इसके साथ 2024 भी हो सकता है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के चलते नहीं हो रहा है, इसके साथ एल नीनो शुरू हो गया, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते इसको एक बड़ा हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, ये जो ग्लोबल हीटिंग। साथ साथ आप ये भी देखें, नवंबर 17-18 ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, पूरी दुनिया का औसत टेम्परेचर, किसी एक देश व एक जगह का नहीं, पूरी दुनिया का औसतन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज का उसी दिन का एवरेज टेम्परेचर है। ये पहला बार, ये दोनों चीज़ पिछले 160 साल का जो इंस्ट्रूमेंटेड रिकॉर्ड है उसमें पहला बार पाया गया। तो ये इस ढंग का भयंकर सिस्टम में चेंज, क्लाइमेट सिस्टम में जो बड़ा चेंज आ रहा है, जिसके चलते ये खतरा बढ़ते जा रहा है, तो क्लाइमेट सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, और जिसके चलते हमारा सिविलाइजेशन, हमारा जीवन यात्रा और बहुत सारे जानवर मरते जा रहा है, जो मास एक्सटिंक्शन, छठा मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं। तो इतना सारे खतरा का सामने हमने कर रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जो 28वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें क्या क्या मुद्दा मोहन है, ये देख के आपको ऑब्वियसली आपको पता चलेगा, और आप सोचेंगे भी कि सबसे पहले तो इसको कारण को हटाना चाहिए। तो वो जिसको बोला जाता है, ये क्यों हो रहा है, सभी जानते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस, जो जीवाश्म ईंधन, इसको जला के जो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मीथेन
और साथ साथ जलाने का रिजल्ट में जो नाइट्रस ऑक्साइड ये सब आते हैं, उसके चलते ये टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो सबसे पहला काम है फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना, मतलब धीरे धीरे एक प्लान के तहत एक समय के अनुसार उसको कम्प्लीटली बंद कर देना। लेकिन फॉसिल फ्यूल फेज आउट में 2026वां कॉप से 2 साल पहले ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, वहाँ जब इसको डाला गया था, बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग भारत इसको अपोज किया, और क्योंकि तब सिर्फ कोयला का बात किया गया था, तो इसको चलते फॉसिल फ्यूल फेज आउट बहुत आगे नहीं बढ़ा, बहुत सारे देश को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन साथ साथ ये बात बार बार, ये पहला बार 26वां कॉप में ये पहला बार आया, ऑफिशियली आया, लेकिन इसके ऊपर कोई सिद्धांत व कोई एग्रीमेंट नहीं बना। लेकिन ये सबसे ज़रूरी काम ये है फॉसिल फ्यूल फेज आउट, और इसके लेके ऑलरेडी जो कॉप शुरू हो गया है वहाँ काफ़ी जोर नेगोशिएशन चल रहा है। कुछ ग्रुप्स, कुछ देश इसको ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कुछ ग्रुप इसको टाल रहा है, इसको नहीं चाहते हैं। और ये भी आप सब जानते हैं, इस बार ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका होस्ट कंट्री है अबू धाबी, और ये सब मिला के जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी सब मिल के, ये देशों का सबसे इकोनॉमी का बेस है ऑयल एंड गैस। तो ये कितना इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार होगा, ये एक संदेह है। लेकिन कुछ उन्होंने सही बात शुरू किया, जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो भी यदि ऑयल एंड गैस में आएगा तो दिक्कत होगा, इस ढंग के छोटे छोटे बात। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा फॉसिल फ्यूल फेज आउट, जो लेके काफ़ी हार्ड नेगोशिएशन होगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का कॉप में है, आप जानते होंगे पिछले बार मिस्र में जो कॉप हुआ था 27th कॉन्फ्रेंस, उसमें पहला बार बहुत सारे, मैंने 2 दशक का नेगोशिएशन के बाद पहला बार लॉस एंड डैमेज फंड को एग्री किया गया था। मतलब जो क्लाइमेट चेंज का 3 कंपोनेंट में पैसा चाहिए बोला जाता है, एक तो मिटिगेशन, मतलब हमारा जीवाश्म ईंधन से चल के दूसरा रिन्यूएबल में जाए और हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को बदले। दूसरा एडाप्टेशन, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके साथ अनुकूलन कैसे करें, हमें अपने को कैसे तैयारी करें। और तीसरा, सब तैयारी के बाद भी एक के बाद ये ऐसे बड़ा आपदा आ रहा है, उससे नुकसान जो हो रहा है, गरीब देश का जनता सबसे ज़्यादा, गरीब देश का और जो प्राकृतिक संसाधन पर जीने वाली जनता सबसे निर्भर है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो उनको कैसे क्षतिपूरण किया जाए, उनको कैसे थोड़ा सा मदद किया जाए। और ये कितना बड़ा क्षतिपूरण हो रहा है इसका हम देख सकते हैं। एक जो उदाहरण ले, जो पिछले पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, बहुत हेवी बारिश के बाद फ्लड हुआ था, उसमें आंका गया कि $12 बिलियन का पाकिस्तान का लॉस हुआ था। और पाकिस्तान एक गरीब देश माना जाता है। तो ये बहुत सारे देश ऐसे झेल रहा है, भारत झेल रहा है, बांग्लादेश झेल रहा है, अफ्रीका में बहुत सारे देश जा रहे हैं। आप जानते हैं जो ईस्ट अफ्रीका में काफ़ी देशों में भयंकर सूखा चल रहा था। तो ये सारे चीज़ को मदद करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड का इस बार अभी शुरुआत जो हुआ है उसमें एक स्ट्रक्चर बना है, और कुछ देश जैसे जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने थोड़ा बहुत प्लेज किया है, $100 मिलियन ईच उन्होंने प्लेज किया, मतलब उन्होंने देंगे। लेकिन ये अमाउंट इतना छोटा है, जो मैंने बोला $12 बिलियन और $100 मिलियन का यदि आप हिसाब करें तो 12,000 भाग का एक हिस्सा, मैंने 1200 भाग का एक हिस्सा। तो उस हिसाब से इस ढंग का छोटे छोटे 120 हिस्सा का एक हिस्सा, तो एक इस ढंग से जो दिया जा रहा है, जो प्लेज किया जा रहा है, वो काफ़ी नाकाफ़ी है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉस एंड डैमेज फंड के बाद, वो है ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है अभी जो देशों ने, सरकार ने जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो हम क्या करेंगे, भारत सरकार सबमिट किया है, फ्रांस के सरकार सबमिट किया है, अमेरिकन सरकार सबमिट किया है, जो हम हमारे देश में ये करेंगे, हम ऐसे रिडक्शन करेंगे एमिशन का, ऐसे अडेप्टेशन करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो जो है वो NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो वो सबको जो पहला बार 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में सबमिट किया गया था, उसके बाद काफ़ी देशों ने, मैक्सिमम देशों में रिवाइज्ड NDC सबमिट किया है, भारत के साथ उन्होंने अपग्रेड किया है थोड़ा बहुत। तो इस बार पहला बार एक ग्लोबल स्टॉक टेक हो रहा है, जो क्या आपने बोले थे, क्या आपको प्रॉमिस था, प्लेज था, क्या आपने किया, स्थिति कहाँ है। और ये ग्लोबल स्टॉक टेक का ऊपर एक सिंथेसिस रिपोर्ट उसका 8 सितंबर का आ गया है, पब्लिश्ड हुआ है। यदि आप उसका 17 मुद्दा देखेंगे तो छोटे छोटे प्रोग्रेस तो हुआ है, लेकिन अभी भी जिस दिशा में हम जा रहा है वो एक तबाही के तरफ जा रहा है। और ये बोला जा रहा है यदि इसी ढंग से चलेंगे तो इस शताब्दी के अंत तक
2.4 से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे भी बढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो ये एक स्थिति है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस बार कॉप में है, ग्लोबल स्टॉक टेक, उसके ऊपर चर्चा और आगे क्या करना चाहिए, अपना इंडिसेस को और एम्बिशंस को, प्लेजेस को कैसे बढ़ाया जाए। ये छोड़ के कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ग्लोबल गोल एंड एडाप्टेशन, अनुकूलन के लिए एक पूरी दुनिया ने एक कॉप में एक सिद्धांत लिया गया था, उसके ऊपर प्रोग्रेस थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो भी एक बड़ा चर्चा का मुद्दा है। और बहुत जल्दी से मैं पिछले 2-3 सालों का जो कुछ इफ़ेक्टिव प्रॉमिस था व डिसीशन था, उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। एक तो जो ग्लोबल मीथेन प्लेज था, मतलब मीथेन आप जानते हैं छोटा ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड से 85 से 87 गुण ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, मतलब गर्मी ज़्यादा करता है, ऑलमोस्ट 85 गुना 87 गुना एक एक मॉलिक्यूल। तो मीथेन को कैसे कम किया जाए, 2030 तक 30% मीथेन एमिशन को कम किया जाए, इसके ऊपर एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया था, वो ग्लासगो में। बहुत सारे देश उसमें साइन नहीं किया, बहुत सारे देश उसमें साइन किया है। उसके ऊपर भी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है। जो फ्यूजिटिव मीथेन एमिशन जो लीकेज है ये है, उसमें ऊपर बहुत कम प्रोग्रेस हुआ है। और एक बड़ा मुद्दा लिया गया था जो फॉरेस्ट प्लेज, डिफॉरेस्टेशन 2030 तक पूरी दुनिया में जो जंगल का कटाई, वनों का कटाई, डिफॉरेस्टेशन पूरा ख़त्म करने के लिए, उसके ऊपर कुछ पैसा का प्रॉमिस भी हुआ था, कुछ बिलियन डॉलर्स का, वो भी कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ देशों का जो कोयला के ऊपर जिनको इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, इनका कोयला के ऊपर जैसे भारत में भी है, लेकिन भारत में उतना स्तर तक नहीं है। तो इन देशों को कुछ अमीर देश ने काफ़ी पैसा प्रॉमिस किए थे जो आपको इकोनॉमी को कोयला से रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो हुआ है, बहुत नहीं हुआ है। और लास्ट बोलूँगा, जो ट्रस्ट में जो अमीर देशों के ऊपर जो इसका कारण है, उसके ऊपर जो ट्रस्ट कमी है वो है क्लाइमेट फाइनेंस का कमी। 2009 में जो बहुत छोटा अमाउंट इन्होंने प्रॉमिस किए थे, $100 बिलियन प्रति साल 2020 से, वो भी अभी भरपाई पूरा नहीं हो पाया। हर साल उससे कमी है। उसमें ग्रांट कम होते जा रहा है, लोन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट फाइनेंस को बढ़ते दिया जा रहा है, लिवरेज फाइनेंस को लिया जा रहा है। तो ये जो गरीब देशों का जो देश भुगत रहा है, उनका जो विश्वास अमीर देशों को, जो इसका कारण है, उसके ऊपर ये काफ़ी कम होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ इस बार कॉप में बड़ा चर्चा होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, टॉप ऑफ द लाइन एक तो है लॉस एंड डैमेज फंड, एक ग्लोबल स्टॉक टेक, एक फॉसिल फ्यूल फेज आउट, ये 3 प्रधान मुद्दा रहेगा। साथ साथ ये सारे मुद्दे रहेगा। हम आपके पास ये भी लेके आएंगे अपडेट। अभी कॉप तो शुरू हो चुका है, लेकिन बीच में एक बार आएंगे 4 तारीख के आसपास, और फिर और एक बार लेके आएंगे 8 तारीख 9 तारीख के आसपास। फिर कॉप ख़त्म होने के बाद आपको पूरा सम अप करके बताएंगे। नमस्कार।